हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे इकोनॉमी की सीरीज। तो आज का टॉपिक है पॉवर्टी। तो हम बात करेंगे पॉवर्टी, उसके डेफिनेशन के बारे में, देन टाइप्स ऑफ पॉवर्टी और कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं पॉवर्टी से रिलेटेड, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पॉवर्टी क्या होती है? पॉवर्टी या गरीबी से हम क्या समझते हैं? तो इट रिफर्स टू अ स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुलफिल इवन द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, दैट इज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। पॉवर्टी एक कंडीशन है, गरीबी एक ऐसी अवस्था, ऐसी कंडीशन है जहां पर एक इंसान जो है अपनी बेसिक जो लाइफ की नेसेसिटीज है उसको ही फुलफिल नहीं कर पाते। यानी कि जो बेसिक जरूरत की चीजें, बुनियादी चीजें जो हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, उसको ही नहीं पूरी कर पाता। तो जब एक इंसान अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरी नहीं कर पाता, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो उस कंडीशन को, उस स्टेट को, उस अवस्था को हम कहते हैं पॉवर्टी और गरीबी, राइट। तो अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो ट्रेडिशनली ये कहा जाता था कोई इंसान अपनी बेसिक नेसेसिटीज को नहीं फुलफिल कर पा रहा, यानी कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, खाना, कपड़ा और मकान। अगर किसी इंसान के पास खाना, कपड़ा और मकान नहीं है, वो इन चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो इतना गरीब है, उसकी इनकम इतनी कम है कि वो खाना, कपड़ा और मकान को ही अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो इंसान गरीब है, ठीक है। उस कंडीशन को कहेंगे पॉवर्टी। लेकिन अगर मॉडर्न टर्मिनोलॉजी की बात करें, मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें, तो यहाँ पर क्या इंक्लूड होता है? हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग, मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कोई इंसान अगर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर के अलावा हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को भी नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, और इसमें एक चीज और इंक्लूड कर लेते हैं कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम गरीब कहेंगे। कोई इंसान यानी कि एजुकेशन अपने बच्चों को नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बच्चों को मेडिसिन नहीं दिला पा रहा है, देन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, यहाँ तक कि उसके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर यानी जो साफ पीने का पानी होता है वो तक अवेलेबल नहीं, वो भी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम गरीब कहेंगे। और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? गरीबी या पॉवर्टी, राइट। तो इंडिया में अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें, तो जब 2011 का सेंसस आया तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया में 21.9% ऑफ पॉपुलेशन वाज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। 21.9% लोग जो है गरीब थे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन की बात करें तो 1990 में वर्ल्ड बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंसान $1 पर डे अगर नहीं खर्च कर पा रहा है अपने ऊपर, कोई भी इंसान के ऊपर अगर $1 एक दिन में खर्च नहीं हो रहा है, तो वो इंसान क्या कंसिडर किया जाएगा? गरीब कंसिडर किया जाएगा, पुअर कंसिडर किया जाए। फिर इसका रिवाइज एस्टिमेट आया था 2017 में, रिवाइज्ड एस्टिमेट आया था, उसके अकॉर्डिंग अगर रिवाइज एस्टिमेट क्या था कि इट डिफाइंस एक्सट्रीम पॉवर्टी एज समवन लिविंग ऑन लेस देन 1.90 US डॉलर पर डे। अगर कोई इंसान एक दिन में 1.90 US डॉलर से कम स्पेंड कर रहा है अपने ऊपर, तो वो क्या है? गरीब कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अगर 1.90 डॉलर तक कोई स्पेंड कर रहा है तो वो इंसान गरीब नहीं है। अगर इससे कम कंज्यूम कर रहा है अपने ऊपर, इससे कम स्पेंड कर रहा है अपने ऊपर, तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा? गरीब कंसिडर किया जाएगा। तो इंडिया में अगर पॉवर्टी लाइन की बात करें तो सबसे पहली बार जो पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था दादा भाई नौरोजी। तो हिस्टोरिकली दादा भाई नौरोजी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। फॉर द फर्स्ट टाइम पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? दादा भाई नौरोजी ने। तो पॉवर्टी लाइन क्या होता है, या पॉवर्टी लाइन से हम क्या समझते हैं? तो poverty line is a minimum expenditure, minimum level of income or expenditure required to purchase a basket of goods and services necessary to satisfy basic human needs। तो पॉवर्टी लाइन वो मिनिमम लेवल ऑफ इनकम है, वो मिनिमम एक्सपेंडिचर है जो कि जरूरी है एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। और वो बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या है? वो हमारी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो मिनिमम पॉवर्टी लाइन क्या है? एक मिनिमम इनकम है जिससे हम अपनी जरूरत की चीजों को परचेस कर सकें। सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि पॉवर्टी लाइन क्या है, तो उतनी इनकम या वो इनकम है जिससे हम अपनी जरूरत की चीजों को परचेस कर सकें, फूड पे स्पेंड कर सकें, एजुकेशन पे, क्लोथिंग पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, तो इन सारी चीजों पे हम एक्सपेंडिचर कर सकें, उतना इनकम होता है, वो मिनिमम लेवल ऑफ इनकम है पॉवर्टी लाइन। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी गवर्नमेंट ने पॉवर्टी लाइन अगर बता दिया 100, ठीक है, 100 रुपीज क्या है? हमारी पॉवर्टी लाइन है।
100 रुपीज क्या है, पॉवर्टी लाइन है। तो इस 100 रुपीज से जो लोग नीचे आ रहे हैं वो कंसिडर किए जाएंगे बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि वो गरीब हैं। अगर इससे ऊपर जो आ रहे हैं उन्हें हम कहेंगे अबव पॉवर्टी लाइन। एपीएल बीपीएल का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा ना। तो इस 100 रुपीज से जो नीचे हैं वो बीपीएल के कैटेगरी में आएंगे और जो ऊपर हैं वो एपीएल की कैटेगरी में आएंगे, अबव द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, क्लियर है। तो अब बात करते हैं पॉवर्टी गैप की, कि पॉवर्टी गैप क्या होता है। पॉवर्टी लाइन तो हमने समझ लिया, पॉवर्टी गैप क्या होता है। तो पॉवर्टी गैप इज अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी और डेप्थ ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी गैप क्या है, इज अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। ये हमें इंटेंसिटी बताता है कि कितनी ज्यादा पॉवर्टी है, यानी कि लोग पॉवर्टी लाइन से कितना नीचे हैं। तो इट मेजर्स एवरेज शॉर्टफॉल इन इनकम, एवरेज शॉर्टफॉल इन इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम दी पॉवर्टी लाइन। ये हमें क्या बताता है, किसी इंडिविजुअल की इनकम जो पॉवर्टी लाइन, अगर हमने अज्यूम किया कि पॉवर्टी लाइन हमारी 100 है, तो किसी इंडिविजुअल की इनकम इस पॉवर्टी लाइन इस 100 रुपीज से कितनी नीचे है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंडिविजुअल है, उसकी इनकम 80 रुपीज है, तो ये जो 20 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, ये क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है पॉवर्टी गैप, राइट। 20 रुपीज का डिफरेंस हमें बता रहा है पॉवर्टी गैप। ठीक है, तो पॉवर्टी गैप हमें ये बताता है कि किसी भी इंसान की इनकम पॉवर्टी लाइन से कितनी नीचे है, वो हमें इंटेंसिटी बताता है पॉवर्टी गैप। और पॉवर्टी लाइन एक इनकम है, वो इनकम जो जरूरी है बेसिक चीजों को परचेज करने के लिए, जो हमारी जरूरत की चीजें उसको हम परचेज कर सके, उतनी इनकम हमारे पास होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी गैप इंटेंसिटी बताता है कितनी ज्यादा लोग पुअर हैं, ठीक है, कितना ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, राइट। तो अब हम बात करेंगे कि इंडिया में जो है पॉवर्टी को किसके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। अभी कौन सी एजेंसी है जो पॉवर्टी को कैलकुलेट कर, तो पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया में किसके थ्रू होता है, तो पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय नीति आयोग। नीति आयोग पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया में करती है। अगर नीति आयोग की फुल फॉर्म की बात करें तो इट इज नेशनल, एन फॉर नेशनल, देन नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये स्टैब्लिश कब हुआ है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2015 बाय रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन। अर्लियर हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो संस्था थी, वो थी प्लानिंग कमीशन, बट उसको रिप्लेस किया नीति आयोग ने, कब, 1 जनवरी 2015 को, राइट। ठीक है, तो नीति आयोग पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया में करती है, किसके थ्रू, किसके डेटा पे काम करती है, एनएसओ के डेटा को लेकर नीति आयोग पॉवर्टी को एस्टिमेट करती है। एनएसओ क्या है, एनएसओ इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एनएसओ है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और ये कब स्टैब्लिश हुआ, मई 23 2019, 23 मई 2019 को एनएसओ स्टैब्लिश हुआ। तो एनएसओ से पहले जो हमारे पास एजेंसी थी वो थी एनएसएसओ। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। एनएसएसओ दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। एक और संस्था थी, एक और एजेंसी थी जो थी सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो इन दोनों एजेंसीज को मर्ज करके जो नई एजेंसी हमारे सामने आई है वो है एनएसओ, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, याद रखिएगा। और ये कब फॉर्म हुई, ये फॉर्म हुई है 23 मई 2019 को, राइट, क्लियर है। तो ये एनएसओ किसकी एजेंसी है, ये एजेंसी है मॉस्पी, मॉस्पी के लिए काम करती है। अब मॉस्पी का फुल फॉर्म क्या है, मॉस्पी इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मॉस्पी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये इसकी एजेंसी है एनएसओ। तो एनएसओ का क्या काम है, गवर्नमेंट के लिए डेटा कलेक्ट करना, हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर का डेटा, एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, ये सारा डेटा, इंडस्ट्रीज का डेटा कलेक्ट करना, जिस पर जो है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि इंडिया में पॉवर्टी का एस्टिमेशन किसके थ्रू होता है। तो हमने पढ़ लिया इंडिया में पॉवर्टी का एस्टिमेशन नीति आयोग के थ्रू होता है। तो नीति आयोग के बारे में कभी हम एक डिटेल में क्लास लेंगे, तो अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉवर्टी की, कि कितने तरह की पॉवर्टी होती है। तो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। तो बात करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी की, कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज अ कंडीशन वेयर household income is insufficient to afford basic necessities of life, that is food, clothing and shelter। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो पॉवर्टी है जब किसी हाउस होल्ड या किसी फैमिली की इनकम
इतनी नहीं है कि जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको वो अफ़ोर्ड कर सके, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान। तो कोई अगर एक परिवार है, वो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान को अगर अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है? क्लियर है? वहीं पे अगर हम रिलेटिव पॉवर्टी की बात करें, तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? सो दोज़ हू फॉल इन दिस कैटेगरी ऑफ relative poverty are not necessarily deprived of all the basic needs, but may not experience the same standard of living। तो इसका क्या मतलब है? रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर कौन लोग आते हैं? तो रिलेटिव पॉवर्टी उस पॉवर्टी को कहते हैं जिसमें कि लोग जो हैं, जो बेसिक जरूरत की चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, उससे डिप्राइव्ड नहीं है, मतलब उसे तो अफोर्ड कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि उससे अच्छी कंडीशन में है। फिर हम उन्हें पुअर क्यों कह रहे हैं? वो रिलेटिवली पुअर है, यानी कि किसी दूसरे के कंपैरिजन में पुअर है। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी में दो लोग हैं, एक ए है, दूसरा बंदा बी है। ए के पास कार है और बी के पास बाइक है। तो यहाँ पर क्या होगा? बी जो है ए के कंपैरिजन में पुअर है क्योंकि उसके पास कार है, तो वो रिलेटिवली पुअर कंसिडर किया जाएगा, एब्सोल्युटली पुअर नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि जो बेसिक जरूरत की चीजें वो तो अफोर्ड कर पा रहा है। उसको हम पुअर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ए के कंपैरिजन में पुअर है, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ए के कंपैरिजन में कम है। तो यहाँ पर रिलेटिव पॉवर्टी केस में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पर पॉवर्टी को डिसाइड किया जाता है कि सोसाइटी में कुछ लोग हैं जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी हाई है और कुछ लोग हैं जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी लो है। तो ये शो करता है इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी इकोनॉमी में, सोसाइटी में इनइक्वालिटी है। ठीक है? तो ये तो बात हो गई एब्सोल्यूट पॉवर्टी की और रिलेटिव पॉवर्टी की। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ, करते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की। वो क्या क्या कॉजेज हैं जिसके वजह से पॉवर्टी होती है? तो पहला रीजन है, पहला कॉज है लो जीडीपी ग्रोथ रेट, देन दूसरा है पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, देन थर्ड इज हेवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, फोर्थ इज लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, फिफ्थ इन्फ्लेशन, सिक्स इज inequalities of income, seventh is lack of infrastructure and eighth is capital deficiency। तो हम एक एक करके सारे ही कॉजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लो जीडीपी ग्रोथ रेट की। तो इन इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इज मेजरेबली लो एज कंपेयर टू इट्स पॉपुलेशन। अगर इंडिया में जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो पॉपुलेशन के कंपैरिजन में यहाँ की जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत कम है, यहाँ की इनकम बहुत कम है, विच लीड्स टू लो पर कैपिटा इनकम, जिसकी वजह से क्या होता है? पर कैपिटा इनकम भी लो है। पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की, एक इंडिविजुअल की जितनी इनकम होनी चाहिए वो भी कम है। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट्स, द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज। यूनाइटेड नेशन की अगर रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, जो गरीब कंट्रीज में, गरीब मुल्कों में होती है, उतनी इंडिया के लोगों की इनकम है। राइट? तो ये भी एक रीजन है कि जिसकी वजह से पॉवर्टी है इंडिया में। राइट? अगला कॉज क्या है? पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, हमें पता है कि इन इंडिया वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ज्यादातर जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, एंड वी यूज द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग एंड वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन मानसून। ट्रेडिशनल मेथड हम यूज करते हैं फार्मिंग का, खेती का, पुरानी टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है। फिर हम मानसून पे बहुत ज्यादा हैवली डिपेंडेंट है, यानी कि बारिश पे डिपेंड है, बारिश आएगी तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा, नहीं आएगी तो नहीं होगा। तो अभी भी कुछ एरियाज में लोग जो है मानसून पे डिपेंडेंट है। दूसरी चीज ये कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, लैंड जो है छोटे छोटे टुकड़ों में, फॉर्म जो है, खेत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड है, इससे भी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। जितना ज्यादा आप लैंड को फ्रेगमेंट यानी कि पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे उससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ पॉवर्टी। देन हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया में हमें पता है कि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, वी आर फेसिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है? इंडिया में पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है और हम बूस्ट कर सकते हैं ना कि वी आर द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन। किसी और चीज में हम बड़ी कंट्री हो ना हो, बट पॉपुलेशन के टर्म में तो हम बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है? तो पॉपुलेशन हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है, उससे क्या होता है कि बर्डन बढ़ता जाता है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उतनी हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, स्पेशली रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में बर्थ कंट्रोल के जो मेथड्स हैं वो अभी भी यूज नहीं किए जाते हैं। तो अगर पॉपुलेशन की हम बात करें तो रूरल एरियाज में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। जो डिपेंडेंट लोग जो हैं वो ज्यादा दूसरों पर डिपेंड है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा, इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है नहीं, अभी भी वो जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। तो ठीक है,
पॉपुलेशन जो है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन भी एक रीजन है पॉवर्टी का। और इसी के वजह से जो पॉपुलेशन ज्यादा यानी कि परिवार बड़े हैं, तो लैंड्स जो है, जमीनें जो है टुकड़ों में डिवाइड होती जाती है। फ्रेगमेंटेड लैंड जो हमें देखने को मिलती है रूरल एरियाज में, इसी वजह से मिलती है क्योंकि फैमिलीज बड़ी हैं, ठीक है, फैमिलीज बड़ी है, लैंड्स टुकड़ों में डिवाइड होती जा रही है, इससे प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही है। जो स्मॉल पीस ऑफ लैंड है उस पे जो इनकम जनरेट हो रही है वो इनसफिशिएंट है। जो बेसिक नेसेसिटी है किसी फैमिली की, उसको पूरा करने के लिए जितनी इनकम जनरेट हो रही है उस जमीन से, उस टुकड़े जमीन के एक टुकड़े से, वो पूरा नहीं कर पा रहा, वो इनसफिशिएंट है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर द पॉवर्टी। देन हम बात करते हैं लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। इंडिया में हम देख रहे हैं कि स्किल की बहुत कमी है। लोग रूरल एरिया से माइग्रेट करके शहरों में आते हैं जॉब के लिए, है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए रूरल एरिया से माइग्रेट करके आते हैं, बट वो स्किल्ड तो नहीं होते हैं, दे आर अनस्किल्ड लेबर। तो जब उन्हें कहीं काम मिलता है, सिंस दे आर अनस्किल्ड, तो उनकी वेज इतनी ज्यादा नहीं होती। जब वेज कम है, सैलरी कम है, तो फिर वो इनसफिशिएंट है, वो अपनी बेसिक जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट आजकल बहुत ज्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है ना, लोगों को स्किल प्रोवाइड करा रही है। बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए हैं ना, लोगों को स्किल प्रोवाइड कराने के लिए। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर द पॉवर्टी। देन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द पॉवर्टी। महंगाई, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है, राइट। महंगाई यानी कि इट इज परसिस्टेंट राइज इन प्राइसेस। जब प्राइसेस में, चीजों के प्राइसेस में बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगता है, तो इससे क्या होता है, इट इरोड्स द रियल इनकम ऑफ द पीपल, यानी कि परचेजिंग पावर लोगों की जो है वो कम हो जाती है। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप 10 साल पहले 100 रुपए का नोट लेके मार्केट में जाते थे, और आज 100 रुपए का नोट मार्केट में लेके जाइए, आप कंपेयर कीजिए कि 10 साल पहले उस 100 रुपए के नोट से आप कितनी चीजें परचेज कर सकते थे, और आज की डेट में उस 100 रुपए के नोट से कितनी चीजें परचेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया है, इससे हमारी परचेजिंग पावर कम हो गई। इन्फ्लेशन क्या करता है, हमारे रियल इनकम को इरोड करता है, हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ गई, तो अब उतने पैसों में उतनी सारी चीजें नहीं खरीद कर पाएंगे जितनी हम पहले खरीद रहे थे, ठीक है। So this is also one of the reason of the poverty. Then inequalities of income. इंडिया में इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, कंसंट्रेशन ऑफ इनकम, यानी कुछ लोगों के पास तो बहुत ज्यादा पैसा है ना, बहुत रिच है, और कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसा है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इनइक्वालिटीज इन इनकम, यानी कि इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में इनकम का। तो ये भी एक रीजन है पॉवर्टी का, कि कुछ लोग तो बहुत सारी चीजें अफोर्ड कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी लैविश लाइफ जी रहे हैं, बट वहीं पे कुछ लोग हैं जो बेसिक जरूरत की चीजों को ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर 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 अगर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, तो ये क्या है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये वाइटल कंपोनेंट है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, है ना, ये सारी फैसिलिटीज क्या है, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कंट्री को ग्रो करने के लिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रांग होना चाहिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रांग होना चाहिए। हमें पता है कि हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर हम एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन आपको पता है, कोई भी इंडस्ट्री अगर रन करनी, कोई फैक्ट्री रन करनी, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, बट एनर्जी की हमारे यहाँ शॉर्टेज है। वहीं पे अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, रोड्स की बात करें, तो रोड्स की कंडीशन अभी इतनी अच्छी नहीं है, आपको हर जगह गड्ढे दिख जाएंगे। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ज्यादा डेवलप नहीं है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एजुकेशन की कंडीशन आपको पता है, हेल्थ की कंडीशन भी आप देख सकते हैं, राइट। सैनिटेशन की कंडीशन, स्लम एरियाज में जाके देखिए लोग कितनी बुरी कंडीशन में रहते हैं। तो बेसिक नेसेसिटी तो आप छोड़ दीजिए, फूड क्लोथिंग की बात छोड़ दीजिए, जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको साफ पानी तो पीने के लिए मिलना ही चाहिए, बट लोग गंदा पानी पी रहे हैं। बॉम्बे के स्लम एरियाज में अगर आप कभी विजिट करें तो आप देखिए कि वो कितना गंदा पानी पी रहे होते हैं। तो किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को होना भी बहुत जरूरी है। हमें हमें अपनी जनता को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना है, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, तभी तो कोई भी कंट्री ग्रो कर पाएगा। बट डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में ये सारी प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, अभी भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। देन बात करते हैं कैपिटल डेफिशिएंसी की। कैपिटल से हम क्या समझते हैं,
पैसा, फंड। इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो क्या है? पैसा। कोई भी प्रोग्राम हम इनिशिएट करना चाह रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हम शुरुआत कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, तो उसके लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में कैपिटल की बहुत डेफिशिएंसी होती है। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। तो हमारे कंट्री में कैपिटल की बहुत कमी है। तो अगर बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी पॉलिसीज हम शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि कैपिटल की शॉर्टेज है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ द पॉवर्टी। तो दीज आर द सम ऑफ द कॉजेज, सम ऑफ द रीजन ऑफ द पॉवर्टी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कमिटीज रिलेटेड टू पॉवर्टी। बहुत सारी कमिटीज आई हैं पॉवर्टी से रिलेटेड, जिन्होंने अलग अलग एस्टिमेट्स दिए हैं पॉवर्टी की, अलग अलग पॉवर्टी लाइन बताया है। तो उन सारी कमिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।